तो कक्षा 11वीं के जितने स्टूडेंट हैं जिनका भी अर्थशास्त्र का पेपर मतलब हो रहा है और उनका पेपर हो चुका है, लेकिन 2025 और 26 में उन्होंने अपने अभी तक अपने नहीं मिलाए हैं, उन्होंने सही किया है गलत किया है, तो आइए मिला लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये रहा आपका फुल पेपर, आपको इस पेपर को फुल तरीके से देख लेना है और यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको आपका जो पहला वाला क्वेश्चन आता है वो आता है कि सांख्यिकी सांख्यिकी उपयोगी है। तो सांख्यिकी किसके लिए उपयोगी है? उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। समांतर मध्य को प्रदर्शित करते हैं, समांतर मध्य को प्रदर्शित ये करता है एक्स, ठीक है। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है? तो ये आप सभी का हो जाएगा पूर्ण ऋणात्मक संघर्ष होता है आपका। एक सेकंड में आप सभी के लिए बताता हूँ। तो आपका ये ऋणात्मक ही होता है, मतलब यही होता है, ठीक है। ये भारत में आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आप सभी को लिख देना है 1951, ठीक है। इसके बाद श्रम बल एवं कार्यबल का अंतर कहलाता है। तो श्रम बल एवं कार्यबल का अंतर कहलाता है रोजगार श्रम, ठीक है। मानव पूंजी शिक्षण, मानव पूंजी निर्माण का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि होगी तो क्या ही हो जाएगा? मानव का विकास, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है बेमाप हैं जो आंकड़ों को 4 बराबर बांटते हैं। तो आप सभी के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एक सेकंड में फ़ोन को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आप सभी का हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? बेमाप जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थक, ठीक है। चतुर्थक बेमाप है जो आंकड़ों को 1 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसके बाद कीमत और मांग के बीच कौन सा संबंध होता है? तो ये कीमत और मांग के बीच होता है ऋणात्मक संबंध, ऋणात्मक संबंध, ठीक है। इसके बाद है आयोग। एक सेकंड यार, ये इतनी मध्य आवाज़ कैसे आ रही है? अच्छा, आने लगी, अब दिखने लगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। इसके बाद आप सभी का जो आंसर है वो आ जाएगा इसके बाद कि एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। तो एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा क्या है? खादी एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, ठीक है। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1881 या फिर 1872 के आसपास ये बता रहा है। तो 1872 या फिर अगर आपने लिख कर आया है 1881 तो ये भी आपका सही हो सकता है, ठीक है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी 1932 में। आपको यहाँ पर 1932 लिखना था, ठीक है। इसके बाद आपके सत आ जाते हैं आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। प्रथम आंकड़े मौलिक होते हैं। तो जी हाँ, ये होते हैं, ठीक है। माध्य का वितरण के 2 समान भागों में बंटते हैं। तो जी हाँ। इसके बाद आपके सह संबंध गुणांक की सीमाएं 0 से होती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मानववादी अर्थव्यवस्था उत्पादों के संसाधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 2005 में हुई थी। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो कब की हो चुकी थी? 2005 में क्यों होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। तो सही जोड़ियाँ को भी एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। तो बहुलक क्या होते हैं? एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो पहले की जो जोड़ी मिल जाएगी वो मिल जाएगी आप सभी की दूसरे से, ठीक है। पहले की जोड़ी मिल जाएगी दूसरे से। ये हर बार आते हैं ना, ठीक है। स्थानीय वर्गीकरण की आपकी मिल जाएगी इससे, गांव, जिला, राज्य, आदेश, ठीक है। उत्पादन की आप सभी के लिए मैं बताता हूँ किससे मिलेगी। तो उत्पादक का मतलब अभी नहीं मिल पाई है। एक सेकंड यार, चौथे से मिलने के बाद आपकी चौथी वाली मिला लेते हैं हम। तो आपकी जो चौथी वाली है वो मिल जाएगी कृषि से, ठीक है। बागवानी की आपकी मिल जाएगी इसी से ही मिल जाएगी, स्वर्ण क्रांति से। और भौतिक पूंजी आपकी जो मिल जाएगी कैमी वाली है, 1 2 3 4 5 6 1 7। इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है यार, छठी वाली है, ठीक है। तो आपकी जो छठी वाली तीसरी वाली से मिल जाएगी। तकनीकी प्रक्रिया हो जाएगी भौतिक पूंजी, ठीक है। केरल वाली जो है वो आप सभी के लिए मिल जाएगी। केरल वाली यानी कि 7वीं वाली मिल जाएगी कुदुम्बमल से, ठीक है। 6वीं वाली से, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उत्पादक। एक सेकंड यार, उत्पादक का आपका हो जाएगा ये, और बहुलक का हो जाएगा, एक सेकंड यार, हैं यार, ये तो पूरा गलत ही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर गलत हो गया था, ठीक है। तो आपकी बहुलक की जो मिल जाएगी वो हो जाएगी तकनीकी प्रक्रिया से, और उत्पादक की हो जाएगी आपकी डॉक्टर से। तो आपको यहाँ पे मिला लेना है डॉक्टर से, ठीक है। और यहाँ पर आपकी भौतिक पूंजी बचती है। तो आपकी जो भौतिक पूंजी है वो हो जाएगी एम से, ठीक है। तो यहाँ की आपकी ये 3 गलत मिस्टेक हो रही थी, बहुत मिस्टेक हुआ है इसमें, इनके आंसर ही नहीं मिल रहे थे, पता नहीं कहाँ छुप के रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका आंसर देख लीजिएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद आपके एक वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, ठीक है। तो वृत्त आरेख के कोण को मान कितना होता है? तो 360 होता है, ठीक है। इसके बाद है गुणात्मक वर्गीकरण का एक उदाहरण लिखिए। तो आपका गुणात्मक वर्गीकरण का एक उदाहरण होगा जैसे आप लिंग के आधार पर नहीं बांटते गुणात्मक में, जैसे कि पुरुष और
क्योंकि ऋणात्मक में तो आप सभी के लिए पता ही होगा, सॉरी मात्रात्मक में आप सभी के लिए पता ही होगा कि किस तरीके से उसमें कोई संख्या आती है, जैसे कि आयु कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, बट इसमें लिंग के आधार पर बढ़ जाते हैं और धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, शतमक किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 100 बराबर 100 बराबर भागों में विभाजित जो किए जाते हैं वो शतमक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या शून्य सह संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है, तो ये आपका नहीं, ठीक है, नहीं होता। ठीक है, HSG का संबंध किससे है, तो स्वयं स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह समूह। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जाएगा। तनाव परियोजन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा कृषि से संबंधित है। भारत में सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर 11 अक्टूबर, तो आपका हो जाएगा सॉरी एक सेकेंड, 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है अक्टूबर की, तो आप जल्दी जल्दी में हो जाता है यार। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस देख लीजिए, इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिएगा 1 से लेके 10 तक, और 10 का जो है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका 11 से लेकर 15 तक है। ठीक है, ओके, और 16 से लेकर आपका यहाँ पर आपका 16 से लेके तो 20 तक है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 21 से लेकर तो 23 तक है। आप इसे देख लीजिएगा। अब हम इनके आंसर जानेंगे, अब हम जानेंगे पूरे क्वेश्चंस पेपर का आंसर, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलो अब यहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस के जो है क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो छठा क्वेश्चन पूछा गया वो केंद्रीय वृत्ति की माप और मध्यिका की माप के मतलब केंद्रीय वृत्ति की माप किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए देखने को मिलने वाला है कि केंद्रीय वृत्ति की माप वे सांख्यिकीय मान है जो किसी आंकड़े सेट के केंद्र या मध्य बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्याख्या की बात करें तो ये माप पूरे डेटा सेट को एक ही मान में संरक्षित करने में मदद करते हैं, जिससे डेटा की सामान्य प्रवृत्ति को समझना आसान हो जाता है। मुख्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मध्यिका और बहुलक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब हो गया है ये कि जो निम्न आंकड़ों में मध्यों की जो है गणना कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए आंकड़े दिए गए हैं। इसके बाद आपको इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर इसे अवरोही क्रम को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, फिर बढ़ते हुए क्रम में हमने देखा 1 आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, से 12 आ गए लास्ट तक। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो चुका है। जो दूसरा स्टेप ये है कि पदों की संख्या n ज्ञात करो, तो पदों की जो कुल संख्या है वो 9 है। और स्टेप 3 मध्यिका की आप गणना करनी है। ठीक है, चूँकि पदों की संख्या n विषम है, जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि 9 विषम संख्या है, तो आप एक यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला जो है फॉर्मूला लगाना है, और ऐसा फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ तक आंसर 5 मिलेगा। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए आंकड़ों में 5वां पद 6 है, तो आपका जो मध्यिका है वो 6 हो जाएगी। अगर शॉर्टकट की बात करूँ तो आपके जो है बीच में ना मध्यिका में 12 पड़ रहा था ना, मैं बता देता हूँ। देखो 1 2 और 3 और 1 4। ठीक है, 1 2 और 3 और 1 4। अब बीच में तो 12 पड़ रहा था ना, और 12 को आधा कर दो तो वो 6 हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे ऐसा करना चाहिए था, वैसे मैंने भी गलत कर दिया था इसे। इसके बाद है मध्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो मध्य है, मध्य किसी डेटा सेट के सभी मानों की योग उन मानों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है औसत मान है। ठीक है, इसके बाद 7वां क्वेश्चन है समांतर मध्य के 2 गुण लिखिए। ठीक है, तो यह सभी मानों पर आधारित होता है और यह सभी मानों को महत्व देता है। यह गणना में सरल होता है और इसका उपयोग गणितीय विश्लेषण में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है बहुलक के कोई 2 गुण लिखिए, तो यहाँ पर इनकी गणना करना सरल होता है क्योंकि यह केवल सबसे अधिक बार आने वाले मान को देखकर निर्धारित किया जाता है। यह चरम मानों से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके 2 दोष हैं,
जिनमें यह हमेशा निश्चित और परिभाषित नहीं होते हैं, खासकर जब डेटा सेट कई मान दोहराया नहीं जाता। यह कई मान समान आवृत्ति के साथ आते हैं, ठीक है। यह डेटा सेट के सभी मानों पर आधारित नहीं होता, बल्कि केवल सबसे अधिक बार आने वाले मान पर निर्भर करता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि घनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं। तो जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उसे घनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए देखो, इसका मतलब है कि यदि पद एक चर का मान बढ़ाता है और दूसरे चर का मान भी बढ़ता है, यदि एक चर मान घटता है और दूसरे चर का मान भी घटता है, तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ऋणात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं, जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे इसका मतलब है कि यदि एक चर का मान बढ़ता है तो दूसरा जो चर है उसका मान घटता है, इसके विपरीत होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। इसके बाद है सहसंबंध के गुणांक के कोई दो गुण लिखे, ठीक है। इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि -1 से +1 के बीच होता है। यह दो चरों के बीच के संबंधित दिशा और शक्ति को दोनों को मापता है, ठीक है। एक सेकेंड यार, हाँ यहाँ क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है योजना किसे कहते हैं, ठीक है। योजना वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन पूछ रहे, स्वतंत्रता के समय हमारे देश में कार्य कर रहे कोई दो आधुनिक उद्योगों के नाम लिखिए, ठीक है। सबसे पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और दूसरा था सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। और कृषि विपणन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कृषि विपणन के वे सभी गतिविधियां शामिल है जो कृषि उत्पादन खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। इसमें प्रसंस्करण, पैकेज, भंडार, परिवहन और बिक्री शामिल हैं। तो अगर कोई जो किसान है वो मंडी ले जाता है तो फिर वहाँ से जो कंपनियां काम करती हैं पैकेज करने का, उपभोक्ताओं के पास पहुँचाने का, तो वही काम होता है कृषि विपणन, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जैविक कृषि किसे कहते हैं। जैविक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय यह प्रकृति तरीकों जैसे कि खाद, फसल चक्रण और जीवकटिक नियंत्रण पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी से तात्पर्य किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान, अनुभव और क्षमताओं से जो आर्थिक मूल्य पैदा करता है, जैसे शिक्षा, परीक्षण और स्वास्थ्य में निवेश शामिल है, ठीक है। मानव विकास का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर है मानव विकास का अर्थ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी पसंद का विस्तार करने की प्रक्रिया है। यह आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, यह इसमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और जीवन स्तर की सुधार भी शामिल है। इसके बाद आपका अगला 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रय विश्लेषण किसे कहते हैं। विक्रय विश्लेषण वह स्थिति है जब किसी उत्पादक की आपूर्ति उसकी मांग से अधिक हो। यह आमतौर पर तब होता है जब उत्पादन की कीमत बहुत अधिक होती हो या उपभोक्ता की रुचि कम होती हो। इसके बाद है सहायिका किसे कहते हैं, ठीक है। सहायिका सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है जिसका उद्देश्य किसी विशेष वस्तु या सेवा को लागत को कम करना होता है। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए 2 बिंदु में, ठीक है। तो यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण शिक्षा की भूमिका में कौशल और ज्ञान का विकास। शिक्षा व्यक्ति को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करती है जिससे उनकी उत्पादकता और कमाई की क्षमता बढ़ती है। दूसरा है स्वास्थ्य और जागरूकता में सुधार। शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य और प्रथाओं और जागरूकता को बढ़ावा देती है जिससे जो है स्वास्थ्य और अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण होता है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, अच्छे से आ नहीं रहा है, तो ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है किसी देश की क्षेत्रीय उपलब्धियों के दो सूचक लिखिए। किसी देश की क्षेत्रीय उपलब्धियों के दो सूचक है साक्षरता दर, यहाँ किसी देश की तुलना आबादी में साक्षर लोग का प्रतिशत है। मतलब कि
कितने लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, ये बताती है साक्षरता दर। इसके बाद है सकल नामांक अनुपात। यह शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक, मध्यम व उच्च में नामांकित छात्रों की संख्या का प्रतिशत है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ इस पर आना पड़ेगा। 16वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सांख्यिकी का महत्व बताइए। 3 बिंदु में दिया गया है। ठीक है, तो निर्णय लेने में सहायता, सांख्यिकी की मदद से प्राप्त डेटा और विश्लेषण, नीति आदि निर्धारण और व्यवसाय निर्णयों का सही दिशा देती है। देखो, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है जब आप ये लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। पहले एक बार समझ लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बाद में इसे गहराई से समझो, अपनी लैंग्वेज में समझो। क्योंकि मुझे तो भाई कैसी हिंदी है कुछ समझ ही नहीं आता। ये हिंदी तो मैं पहली बार सुनता हूँ। वो वाली हिंदी जो हम हिंदी की किताब में पढ़ते हैं वो अलग होती है, और जो हम इन किताबों में पढ़ते हैं, चाहे लाइक जैसे अर्थशास्त्र की होती है, भूगोल की होती है, और बायोलॉजी की, तो भाई आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। आधी इंग्लिश है बायोलॉजी की में तो। ठीक है, इसके बाद है डेटा का सारांश। यह बड़ी मात्रा में डेटा को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने और उससे समझना आसान बनाने में मदद करता है। अनुमान और भविष्यवाणी। सांख्यिकी की मदद से भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि बाजार की मांग और जनसंख्या वृद्धि आदि। ठीक है, सांख्यिकी की सीमाएं कोई 3 बिंदु में लिखिए। तो यहाँ पर आप इनकी सीमाओं की बिंदु लिखिए। सबसे पहले, सांख्यिकी का डेटा का अध्ययन नहीं। ठीक है, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक डेटा, जैसे कि सांख्यात्मक रूप से मापा जा सकने वाला डेटा से संबंधित यह ईमानदारी, दक्षता, बुद्धिमानता जैसी गुणवत्ता विशेषताओं को सीधे अध्ययन नहीं कर सकती। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं। तो सांख्यिकी व्यक्तिगत या एक वस्तु के बजाय कुल योग और समूह से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। सांख्यिकी निष्कर्ष सटीक नहीं होते और गलत व्याख्या किए जाने पर कुछ गलत भी हो सकता है। तो 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछे सतत और विविक्त चरों में अंतर। ठीक है, परिभाषा। तो विविक्त चर वे चर होते हैं जो केवल विशिष्ट गणनीय मान ले सकते हैं, जैसे पूर्णांक। इसके विपरीत सतत चर वे चर होते हैं जो एक निश्चित सीमा के भीतर कोई भी मान ले सकते हैं और उस सीमा के भीतर संभावित मानों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, मापन विविक्त चर को गिनकर प्राप्त किया जाता है, जबकि सतत चर को मापकर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या या पासे फेंकने के परिमाण विविक्त चरों के उदाहरण हैं, जबकि किसी व्यक्ति का वजन, ऊंचाई या तापमान संतन के चर के उदाहरण हैं, सतत चर के उदाहरण हैं। ठीक है, आंकड़ों के वर्गीकरण की उपयोगिता है अगला क्वेश्चन। तो आंकड़ों के वर्गीकरण की 3 उपयोगिताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले, सरल और स्वस्थ आंकड़ों की वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है इन्हें सरल, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाना। यह तुलना आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच तुलना में मदद करता है। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है। ठीक है, तो आंकड़ों के वर्गीकरण की उपदाएं ये तो हमने अभी देखा ना। तो 18वां हम देखेंगे, अर्थव्यवस्था के 3, एक सेकंड में आप सभी के लिए बता देता हूँ पूरा पढ़ के। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन का सीधे उपयोग करके वस्तुओं और सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं। उदाहरण, कृषि, वानिकी, खनिज और मत्स्य पालन, जैसे कि मछली को बेचना। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को निर्माण और परिसंकरण से माध्यम से तैयार माल ले बदला जा सकता है। उदाहरण, उद्योग, निर्माण और विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की सहायता करती हैं। उदाहरण, परिवहन, बैंक और बीमा और संचार। ठीक है, अगला यहाँ पर यहाँ तक हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी ले लीजिए और इसका इस तरीके से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से किसानों को क्या लाभ हुए। ठीक है, हरित क्रांति 3 मुख्य लाभ हुए। सबसे पहले, अधिक उत्पाद देने वाले बीज, जैसे कि HYV के उपयोग से प्रति एकड़ जमीन उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई और व्यवसायीकरण। किसानों ने पारंपरिक खेती के बजाय व्यावसायिक खेती को अपनाया, जिससे वे बाजार के उत्पादन करने लगे। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। 19वां पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए।
तो पहला है राज्य की ओर घाटा, सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक था जिससे राज्य की इस घाटा बढ़ रहा था। भुगतान संतुलन, संकट, भारत का निर्यात उसके आयात से कम था जिससे विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था। उच्च मुद्रास्फीति, देश में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी जिससे आम लोगों को मुश्किल हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके कोई दो लाभ लिखिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण जिसमें वस्तु, सेवाओं, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह होता है। इसके दो लाभ इस प्रकार हैं। सबसे पहले निवेश और व्यापार में वृद्धि और दूसरा है प्रौद्योगिकी और ज्ञान का प्रसारण। तो आप इसके लिए इस यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े हैं। तो सबसे पहले जो संकलन का सूत्र होता है, तो प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता द्वारा सीधे पहली बार संकलित किए जाते हैं और ये मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीय आंकड़े किसी अन्य स्रोत से पहले ही उपलब्ध किए जाते हैं। और मौलिकता, तो यहाँ ये मौलिक होते हैं क्योंकि इन्हें मूल रूप से एकत्रित किया जाता है, जबकि ये द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। ठीक है, समय लगा, प्रथम आंकड़े को इकट्ठे करने में बहुत समय लगता है जबकि द्वितीय आंकड़ों को इकट्ठे करने में तुलनात्मक रूप से आसान और कम खर्चीले होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, वो डिब्बा बनाने थे, उसमें इसी का ही वो था एक काम, मतलब उसी का ही अथवा था। तो आप इसे भी देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है निजीकरण किसे कहते हैं, और करण इसकी तो 3 हानियां लिखो। तो निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्वायत्तता और प्रतिबंध को निजी क्षेत्र में स्थानांतरण करना। इसके 3 नुकसान निम्नलिखित हैं। बेसिकली ये जो उत्तर है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई सरकार होती है जो किसी भी सेवा या फिर अपनी किसी भी काम को प्राइवेट कर देती है, फिर किसी संस्था को सौंप देती है जो प्राइवेट है, तो वो निजीकरण हो जाता है उसका। ठीक है, तो निजीकरण का जो उद्देश्य लाभ का कमाना होता है जिससे आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं की कीमत बढ़ सकती है जो गरीब और कमजोर वर्गों के लिए हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि ये तो प्राइवेट है ना, क्या मतलब कि किसी का भला हो रहा है, ये तो अपना चाहेंगी ना। ठीक है, और निजीकरण से श्रमिकों की छटनी हो सकती है जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। ठीक है, निजीकरण से सरकारों का नियंत्रण कम हो जाता है जिससे सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों की उपेक्षा हो सकती है। ठीक है, उदारीकरण किसे कहते हैं और भारत में इसे क्या लाभ प्राप्त है। तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग पर लगाए गए नियंत्रण और प्रतिबंध को कम करना। भारत को इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले आर्थिक विकास में तेजी आई और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। उपभोक्ताओं के लिए विकल्प और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन उपलब्ध हुए। प्रायोगिकता बढ़ाने से दक्षता में सुधार हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन है और लास्टवा क्वेश्चन है कि जैविक कृषि के 2 लाभ एवं 2 हानियां लिखिए। तो यहाँ पर 2 लाभ है। यहाँ मिट्टी की उर्वरकता और संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। हानियां हैं शुरुआती वर्षों में उत्पादक कम हो सकती है, यह पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक श्रम गहन हो सकती है, मतलब ये ज़्यादा मेहनत करने से प्राप्त होती है और ऊपर से ये इतनी ज़्यादा पचती भी नहीं है। ठीक है, और 23वां का अथवा आपसे पूछ रहा है कि पशुपालन और जो हाँ, पशुपालन और जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि पशुपालन और मत्स्य पालन के महत्व का वर्णन कीजिए 4 बिंदु में। ठीक है, तो आय का आंतरिक स्रोत, किसान को कृषि के अलावा आय का एक आंतरिक और स्थिर स्रोत प्राप्त करता है। रोजगार सृजन, यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है खासकर महिलाओं के लिए। पोषक तत्व, यह दूध, अंडे, मांस और मछली जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, और कच्चा माल, यह कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल है। ठीक है, शायद यहीं तक है। हाँ, ये यहीं तक था। ठीक है, हाँ ये यहीं तक था। एक कच्चा माल के लिए विरोध करता है। तो को आप सभी के लिए मिल गए हैं सारी क्वेश्चंस के आंसर। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लगाओ तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब